मीनिंग ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, शॉर्ट में कहेंगे AICPA, 1941 के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन या कह सकते हैं डिफिनेशन दी गई थी कि द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस systematically and communicating business results to interested users is called accounting। मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके, क्लासीफाई करके, समराइज़ करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेटिंग करके और फिर उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में रिप्रेजेंट करके उसके इंटरेस्टेड यूजर्स के सामने रिप्रेजेंट करने को अकाउंटिंग कहते हैं। चलिए इसके हाइलाइट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है इट्स एज एन आर्ट एंड साइंस, मतलब यह आर्ट और साइंस दोनों की तरह है। रीज़न इसमें है कि साइंस की तरह इसमें प्रिंसिपल होते हैं और आर्ट की तरह इसमें थेरीज होते हैं। ओके, एक पैशन होता है। चलो, सेकंड कहता है इट्स डन फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसमें वही सारे ट्रांजेक्शन्स रिटन या नोट डाउन किए जाते हैं जिनको हम मनी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड कहता है अकाउंटिंग इज़ द सिस्टम, मतलब ये एक होल सिस्टम है। होल सिस्टम का मतलब कहने का है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे किसके थ्रू होते हैं, अकाउंटिंग थ्रू होते हैं। चलो प्रोसेस देख लेते हैं इसका। सबसे पहले कोई होगा इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है, फिर उसकी प्रोसेस होगी, क्या प्रोसेस होगी, अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब डेबिट और क्रेडिट। इनको फर्दर ऑन हम लोग आगे एक्सीड करेंगे कि ये सारे चीज़ होते क्या हैं। ओके, अभी बेस बस क्लियर होते जा रहे हैं। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस होने के बाद में क्या होता है, कम्युनिकेट किया जाता है जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, फिर उसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग मेकर्स को देते हैं या इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स को देते हैं। इसके बेस पर ही वो लोग कोई भी डिसीजन बनाते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फर्दर ऑन कोई भी इन्फॉर्मेशन उससे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ओके, फिर ये रिसाइकिल ही चलता रहता है। ठीक है, तो कुछ हम इसके ऑफिस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। AICPA का ऑफिस है डरहम, नॉर्थ कैरोलिना में। इसके CEO हैं बैरी C मेलॉनकॉन। इसका रेवेन्यू क्या है, $361.37 मिलियन है। इसके एक्सपेंस क्या होते हैं, $324.89 मिलियन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, चलो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग, वही जो मैंने अभी स्टार्टिंग में अकाउंटिंग का डिफिनेशंस बताई थी, उनमें जो 6 टर्म यूज हुए थे उन्हीं को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्या है, जनरेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशंस। ओके, अच्छा, इसमें जनरेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या होता है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या क्या आता है, रिकॉर्डिंग में जनरल आते हैं। ठीक है, जनरल का मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग। ठीक है, जनरल कोई भी चीज़ें जब आती हैं, मान लीजिए कि आपके यहाँ पर कोई शॉपकीपर है तो वो कितनी भी इंट्रीज़ कर लेगा, वो एक नॉर्मल पेपर पर ही इंट्रीज़ करता चला जाएगा, चाहे उसके पास में रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, चाहे एक्सपेंस हो रहा हो, चाहे उसका लॉस हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, बट वो सॉरी गाइस, एक फ़ोन आ गया था। चलो, तो कहने का मतलब है जो आपके पास में शॉपकीपर है उसके पास में कोई भी इंट्रीज़ होती है, चाहे वो एक्सपेंस की हो चाहे रेवेन्यू की, वो एक नॉर्मल पेपर पर नोट डाउन करता चला जाता है, मतलब बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी अकाउंट्स के, बस वो नॉर्मल पेपर पर वो रिटन डाउन करता चला जाता है, उसको जर्नल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फिर उसके बाद में जब वो लिख लेता है उसके बाद में वो क्लासीफाई करता है। अच्छा, क्लासीफाई को क्या कहते हैं, लेज़र कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, जैसे मान लो उसने लिखा कि हाँ उसको एक्सपेंस हो रहा है, चलो एक्सपेंस हो रहा है, उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसने सेल्स किया या परचेज़ किया, मान लो उसने कोई सामान बेचा तो उसमें बेचने का उसने सोचा कि अलग हम लिख दें, परचेज़ करने का उसने सोचा हम अलग लिख दें। तो ऐसे ही लेजर उन सारी बुक्स को कहते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, containing of different pages, individuals account sets under which the all in financial transactions of the similar natures। जैसे सेल्स के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, अब वो सेल्स के हेडलाइंस में या सेल्स के अंडर में ही वो सारे लिख देगा। परचेज़ की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो परचेज़ में लिख देगा। ऐसे उधार की जितनी ट्रांजेक्शन्स है वो उधारी में लिख देगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं
समराइजिंग पर। अच्छा, अब समराइजिंग में क्या होता है, वो ट्रायल बैलेंस बनाता है। जब क्लासीफाई किया, क्लासीफाई के बाद में जब उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट बनाए, तब उन अकाउंट की वो समरी बनाता है कि हाँ एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ। ठीक है। अच्छा, जब क्या हुआ वो ये देखना चाहता है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ते हैं उसको। क्या क्या बनाते हैं अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, कैश एंड फ्लो स्टेटमेंट बनाता है। दोस्तों इसको आगे फर्दर चलकर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी बस केवल आप ओवरऑल एक फ्लो पढ़ लीजिए। अभी सब इसी में घुस जाएंगे तो फिर आप कहाँ से पढ़ पाओगे। चलो नेक्स्ट करते हैं, वेट करना। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है एनालाइजिंग। अब एनालाइज कैसे करता है, कंसर्न विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम्स आते हैं उनको एक दूसरे रिलेशन क्रिएट करवाता है कि यहाँ क्या क्या होना चाहिए था। नेक्स्ट इंटरप्रेटिंग। अच्छा, इंटरप्रेटिंग ये लास्ट होता है। ठीक है, लास्ट कैसे होता है, चलो इसमें एक्सप्लेन किया जाता है मीनिंग्स और सिग्निफिकेशंस को, जितने भी अकाउंटिंग डाटा होते हैं उनकी मीनिंग्स और सिग्निफिकेंस को इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता था, क्यों होना चाहिए, अच्छा उसकी जगह पर क्या क्या हो सकता था। ठीक है, फिर लास्ट में कम्युनिकेट किया जाता है। अब कम्युनिकेट किसको किया जाता है, इसके इस इंटरनल यूजर्स को और एक्सटर्नल यूजर्स को। अभी गाइस आपको पता चलेगा इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स होती क्या है। चलो एक नॉर्मली ग्राफ के थ्रू हम लोग पता करते हैं कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होती क्या है। चलो सबसे पहले इनपुट होता है। ओके, इनपुट होता है, इनपुट में इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक इवेंट्स किसे कहते हैं, जिनको हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हीं को इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं, और उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को केवल हम अकाउंटेंसी में इंक्लूड करते हैं। जैसे आपको कोई सर्विस मिली, आपके पास में नौकर है, आपको कोई सर्विस मिली, आपने कोई सामान परचेज किया, तो उसके बदले आप उसको पैसा दोगे। मतलब ऐसी कोई भी सर्विसेज जिसके बदले हम पैसा दें या जिसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकें, उसी को कहते हैं इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है। चलो फिर क्या होता है, इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रांजेक्शन्स को, कि ट्रांजेक्शन्स का टाइप्स कैसा है, वही जो ऊपर मैंने बताया। ठीक है, ये अकाउंटिंग साइकिल के थ्रू चलता है। ठीक है, अब लास्ट में ही आउटपुट निकलता है। अच्छा, अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले वही रिकॉर्ड आता है, फिर पोस्टिंग होता है लेज़र में, फिर प्रिपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस, फिर प्रिपेयर किया जाता है फाइनल बैलेंस। वही गाइस जो हमने ऊपर बताया था। ठीक है, रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर क्लासीफाई किया जाएगा, फिर समराइज़ किया जाएगा, फिर एनालाइज किया जाएगा, फिर कम्युनिकेट किया जाएगा। ओके, इससे और कुछ अलग नहीं है। अच्छा, आउटपुट में क्या क्या होता है, आउटपुट किसको प्रोवाइड किए जाते हैं, इसमें कम्युनिकेट किया जाता है इन्फॉर्मेशंस को यूजर्स के थ्रू। यूजर्स कितने हैं, इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। अब ये मेन पॉइंट है कि इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स होती क्या है। चलो, इंटरनल यूजर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, ये सब इंटरनल यूजर्स होते हैं। चलो, एक्सटर्नल यूजर्स में क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं और कस्टमर होते हैं। अभी इनमें जो जो भी टॉपिक हार्ड हैं उनको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आप पढ़ लीजिए बस। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, अकाउंटिंग के कितने कितने क्या क्या उद्देश्य होते हैं। चलो, फर्स्ट तो नॉर्मली यही होता है, वेट करना एक मिनट। फर्स्ट क्या होता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है रिकॉर्ड को, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना पड़ता है। सेकंड क्या होता है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है यूजर्स को। ठीक है, डिसीजंस लेने के लिए। फोर्थ क्या होता है, सॉल्वेंसी पोजीशन पता की जाती है। सॉल्वेंसी का मतलब वो कितने पानी में है। ठीक है। अच्छा, फंक्शन क्या होते हैं, अब आगे चलते हैं। इसमें मेंटेन किया जाता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को। ठीक है, फिर कम्युनिकेट किया जाता है फिनेंशियल रिजल्ट्स को। कम्युनिकेट का मतलब वही यूजर्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। फिर इसमें क्या होता है, इसमें मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये फंक्शंस होते हैं।
फिर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है। अरे भाई, अगर आपके पास में पैसा आएगा तभी आप ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करोगे कि हाँ एक स्पेसिफिक पर्सन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। मैनेजर है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अकॉर्डिंग टू मैनेज करना पड़ता है फंड्स के थ्रू कि हाँ उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स या क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं। जैसे कोई नौकरी करने जाता है तो उसका ग्रेड पे डिसाइड करना है ना कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो। 2400 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, 5200 ग्रेड पे, 6000 ग्रेड पे, ठीक है। फिर इसके बाद में डिसीजन लिया जाता है इसमें कि क्या क्या हो सकता है। ये सारे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं अकाउंटिंग के, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सेकंड क्या होता है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। थर्ड क्या होता है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। फोर्थ क्या होता है, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिफ्थ क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। ओके, अच्छा इसमें कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो अभी अभी मैंने बताया, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो उसको वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्या होता है, बिजनेस एंटिटी। अच्छा, इसमें बिजनेस एंटिटी या जितने भी टर्म्स होंगे वो बार बार आएंगे, इसलिए आपको पहले ही पढ़ लेना चाहिए। आपको पहले ही आना चाहिए कि नेक्स्ट आने वाला टर्म क्या होगा और उसका मतलब क्या होगा। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप बीच में कौवा बने बैठे रहोगे कि हाँ बस राम कथा कहे हुए जा रहे हैं, बस आप सुनने जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए पहले से आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ओके, ये क्या होता है, बिजनेस एंटिटी क्या होती है, इट्स मीन अ स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल बिजनेस इंटरप्राइजेस लाइक बिग बाज़ार। मतलब एक स्पेसिफिक फिक्स होता है, जैसे आपके सिटी में बिग बाज़ार है, बाज़ार इंडिया है, B2 है, वी मार्ट वगैरह है, इसकी एक पहचान होती है और किसी भी बिजनेस की पहचान होती है, उसको कहते हैं बिजनेस एंटिटी। ओके, ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, a event involving some value between two or more entities. It can be the purchased of goods, receipts of money etc. मतलब दो लोगों के बीच में कोई भी चीज़ें क्रय या विक्रय, मतलब सेल्स और परचेज, जिसमें कुछ मनी यूज होती है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। आइदर आप सर्विसेज लो या आप गुड्स परचेज करो, कोई भी चीज़ें जिसमें आप एक हाथ में लोगे, दूसरे हाथ से आप मनी दोगे, या आप मनी लोगे दूसरे हाथ से आप सामान दोगे, उसको ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, ठीक है। परचेज क्या होते हैं, परचेज क्या होता है, यूज़ फॉर गुड्स टू बी डेल्ट। मतलब इसमें केवल गुड्स को यूज किया जाता है, मतलब या तो आप गुड्स को परचेज करोगे रीसेल करने के लिए, या गुड्स को आप लोगे कैसे भी गिरोगे। इसका फाइनल ये है कि आपके पास में कुछ भी चीज़ें आनी चाहिए, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, कुछ भी एनीथिंग्स वो आनी चाहिए, ठीक है। और जिसका मतलब है आपको फर्दर आगे सेल करना, ठीक है, या उसका यूज करना। एग्जाम्पल क्या है, गुड्स आर परचेज फॉर द रीसेल, रीसेल करने के लिए गुड्स परचेज की जाती है ना, और फॉर द प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर द मीन्ड बाय द सेल। जैसे मान लो कि जो कंपनियां हैं, कार कंपनी हैं, वो जगह जगह से सामान लेती हैं। जैसे एक जगह से टायर लिया उसने, ट्यूब लिया और स्टील लिया और बैटरीज वगैरह ली, उसको असेंबल करते हैं, फिर एक क्या बनाते हैं, कार बनाते हैं। अच्छा, किस लिए बनाते हैं, उसको रीसेल करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने परचेज़ किया था सामान ना, देन सेकेंड में उन्होंने रीसेल किया था, ठीक है। तो परचेज समझ में आया। आगे चलते हैं, सेल। ये छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिसको सभी लोग जानते हैं, बट अगर डिफाइन करने को बोले जाए वर्ड्स में तो आपको समझ में नहीं, अबे ये होता क्या है यार, साला सेल हमने तो कभी सुना ही नहीं है, ठीक है। सेल होता है कि यहाँ खरीदने बेचने को सेल कहते हैं, जो बिका बिका उसको सेल कहते हैं। लेकिन अगर उसको हम टर्म में यूज करने को बोल दिया जाए कि वर्ड्स में आप उसको डिफाइन करो, तो शायद बहुत कम ही लोग होंगे जो उसको वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। बस उनको समझ में आएगा, मतलब आपके पेट में है बात लेकिन बाहर नहीं निकल रही है, तो उसी को वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। कस्टमर के थ्रू जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होती है, किसको देने पर, गुड्स या सर्विसेज को, उसको कहते हैं सेल। इट में भी कैश और क्रेडिट, मतलब ये कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। जैसे कमीशन हुआ आपका, इंटरेस्ट हुआ आपका, डिविडेंड हुआ आपका, रॉयल्टीज हुई आपकी, रेंट हुआ आपका, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या होते हैं, सेल के अंडर आती हैं। एक्सपेंस क्या होते हैं, ठीक है। एक्सपेंस क्या होते हैं, एक्सपेंस का मतलब खर्चा। वो क्या होता है, कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ द अर्निंग रेवेन्यू आर कॉल्ड
एक्सपेंस मतलब रेवेन्यू अर्न करने के चक्कर में आपका जितना भी खर्चा होता है वो एक्सपेंस कहलाता है। लाइक दैट मेरी स्कूल है, अगर मैं अपने स्कूल का प्रमोशन करूँगा, स्कूल की होर्डिंग लगवाऊँगा, ठीक है, तो उसमें मेरा खर्चा आएगा। और होर्डिंग लगवाने का या उसका पोस्टर चिपकाने का मतलब है कि मेरे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। तो एक्सपेंस ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिसको करने से हमारा रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन इंटरप्राइजेस दैट कैन बी यूजफुल एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म। एसेट्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में चीज़ें होती हैं या जिसकी कोई वैल्यू होती है उनको एसेट्स कहते हैं। अच्छा, इसमें एक फिक्स एसेट्स होता है और करंट एसेट्स होता है। फिक्स एसेट्स में क्या आता है, वेट करना एक, फिक्स एसेट्स में क्या आता है, जैसे आ गया लैंड, बिल्डिंग आ गई, ठीक है। करंट एसेट्स में क्या आ गया, करंट एसेट्स आपका चेक आ गया, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट आ गया आपका, ये बहुत सारी चीज़ें करंट एसेट्स में ऐसी सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम एक साल के अंदर अंदर कन्वर्ट कर सकें मनी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? डेट दैट एन इंटरप्राइजेस हैज़ टू पे। ऑब्लिगेशंस मतलब आपकी जिम्मेदारियाँ, जो कुछ भी होता है जिसको आप पे करोगे इन द टर्म ऑफ मनी, आप पैसे के रूप में उसको पेमेंट करोगे एट द सम टाइम्स इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कभी आपको लायबिलिटीज़ को पे करना ही करना होगा, ओके। अच्छा, इसमें दो तरह की लायबिलिटीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जिसको हम 2, 4, 10 सालों 20 सालों में पेमेंट कर सकें उनको कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ वही सेम एसेट्स की तरह जिसको हम विद इन 1 ईयर पेमेंट कर दें, ठीक है। कैपिटल क्या होता है? अब नेक्स्ट, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर्स इन द फॉर्म इज़ नोन एज कैपिटल। जितना भी अमाउंट, जितना भी पैसा, जितना भी कैश ऑनर के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। इट मे बी कैश और एसेट्स, ठीक है। अच्छा, ये कैश और एसेट्स के रूप में ही आता है। इट इज़ एन ऑब्लिगेशंस हैंस सो इन द लायबिलिटी साइड। अच्छा, ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये दायित्व तो होता है, ऑनर का दायित्व होता है, इसीलिए दैट्स वाई इसको हम लायबिलिटी के साइड में लिखते हैं। जब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई यहाँ पर तो कैश आ रहा है ना, कैश आ रहा है या एसेट्स के रूप में आ रहा है, तो वो तो एसेट साइज होना चाहिए। नहीं, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेन रखने की, ठीक है। आपके अगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस की जितनी भी चीज़ें हैं, पैसा है, जितना भी चीज़ें हैं, उसको एक लेवल में मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। तो जब रिक्वायरमेंट्स हो जाती है मतलब आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, ऑब्लिगेशंस हो गई, ऑब्लिगेशंस हो गई तो लायबिलिटी हो गई। चलो नेक्स्ट, इनकम। इनकम क्या कहलाती है? द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। अच्छा, रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस इनकम कहलाता है, ठीक है। रेवेन्यू अगर हमारा ज़्यादा है, एक्सपेंस अगर कम है तो हमको क्या हुई? एक्सपेंस। अदरवाइज क्या हुआ? लॉस ही हुआ ना। चलो, गेन। गेन क्या होता है? प्रॉफिट ऑफ एन इरेगुलर नेचर्स, एग्जाम्पल कैपिटल गेन। गेन क्या होता है? प्रॉफिट होती है इरेगुलर नेचर की, मतलब अगर हमारे पास में पैसा आ रहा है, हमने कोई सामान बेचा, अगर वो सामान एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा का बिक गया, जितने का हम लोगों ने परचेज़ किया था उससे अगर ज़्यादा का बिक गया तो वहाँ पर गेन हुआ। गेन का मतलब प्रॉफिट। लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है? ठीक है, समथिंग अगेंस्ट विच द फर्म्स रिसीवर्स नो प्रॉफिट, ठीक है। समथिंग अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव्स नो प्रॉफिट, ऐसी कोई चीज़ें जिसके बेस पर फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉफिट नहीं होता उसको कहते हैं लॉस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? एक्सपेंस लीड टू रेवेन्यू बट लॉसेस डू नॉट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉस? लेट मी टेल यू। इसमें क्या होता है? एक्सपेंस में आप ऐसी चीज़ें करते हो जिसके थ्रू आपको रेवेन्यू जनरेट हो, जैसे मैंने बताया ना कि होर्डिंग लगवाना या एडवर्टाइजमेंट करवाना, बहुत सारी चीज़ें करवाना, ऐसी चीज़ें करवाना जिसके थ्रू आपको रेवेन्यू जनरेट हो। बट लॉसेस में ऐसा नहीं होता। मान लो आपके घर में कोई घुस गया, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई घुस गया चोरी करने के लिए, या फायर हो गया, मतलब फायर लग गई या कुछ भी हो गया, ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, ठीक है, तो लॉस ही हुआ।
उसके लॉस के थ्रू आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस है एक्सपेंस और लॉस पे। नेक्स्ट, प्रॉफिट वाला तो हो ही चुका था। डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। ठीक है, जो गुड्स सोल्ड करते हैं उसके प्राइस में थोड़ा बहुत डिडक्शन कर दिया जाता है, उसको कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट्स ऐसे कहते हैं जिनको क्या कहते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो रियल सेलर होते हैं, वही उनको देते हैं एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। जब जो वेंडर होते हैं, वेंडर मैन्युफैक्चरर्स खरीदने जाते हैं, उसी समय जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको ह्यूज क्वांटिटी में अगर परचेज कर रहा है सामान, तो उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देते हैं, तो उनको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब सेल कर दिया जाता है वेंडर को, उसने सेल कर दिया, मैन्युफैक्चरर ने सेल कर दिया, तो उस समय अगर वहाँ से अगर वो अपनी दुकान में कोई सामान बेच रहा है, ठीक है, एट द टाइम वहाँ पर जो बेच रहा है, ठीक है, उसने जो बेच दिया, अब उसके बाद में उसको पैसे निकालने हैं कि भाई लाओ, हाँ पैसे दो पैसे दो। अच्छा, सामने वाली पार्टी पैसे नहीं दे रहे, तो वो उसको कुछ लालच देगा कि भाई हम तुमको इतना थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे रहे हैं, तुम जल्दी जल्दी पेमेंट कर दो। लालच के चक्कर में तो इंसान कुछ भी कर जाता है साला, यहाँ पर क्या नहीं करेगा। तो इसलिए वो कुछ हल्का फुल्का लालच देता है कि भाई जल्दी जल्दी दे दो, तो इसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। मतलब पैसे लेने के चक्कर में हमने कुछ आपको ले दिए थे लालच, 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो उस चक्कर में आप कहोगे अच्छा इस समय तो डिस्काउंट चल रहा है, चलो जल्दी जल्दी परचेज़ कर लेते हैं। बस अभी हमारे एग्जामपुर में चल रहा था ना 70% ऑफ, धाड़ा धाड़ धाड़ा धाड़ बिका ना। चलो, ये क्या होता है? आल्सो एक्ट एज द इनकरेज और द इंसेंटिव्स। इनकरेज करता है लेने के लिए, पैसा देने के लिए इनकरेज करता है। रीज़न क्या रहता है? अरे भैया अभी तो हमको डिस्काउंट मिल रहा है, चलो जल्दी जल्दी परचेज कर लो, जल्दी जल्दी से पैसे पेमेंट कर दो, नहीं तो भैया आगे चलकर कहीं डिस्काउंट मिले या ना मिले। ठीक है, आगे चलते हैं। वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट होते हैं एविडेंस के रूप में, जो ट्रांजेक्शन्स के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई सामान खरीदा, तो वहाँ पर आपको जीएसटी के नंबर मिलता है, जीएसटी के नंबर के बेस पर आपको एक रिसीप्ट मिलती है। आजकल तो जीएसटी नंबर चल गया है, तो उसी के बेस पर एक रिसिप्ट मिलती है, तो उसको वाउचर्स कहते हैं। मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है ट्रांजेक्शन्स का, कि आपने हाँ वो चीज़ परचेज़ किया। ड्राइंग्स क्या होते हैं? ड्राइंग्स होते हैं एक ऐसा अमाउंट मनी का, वैल्यू का, जिसमें आप अपने पर्सनल यूजर्स के लिए, पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर या ऑनर उसको विड्रॉ करता है ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, कहते हैं दैट अमाउंट ऑफ द मनी और वैल्यू ऑफ गुड्स विच द प्रोप्राइटर्स टेक्स अवे फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज द प्राइवेट यूज़ और पर्सनल यूजेस। वही मैंने कहा ना कि जो ऑनर रहता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे वहाँ से विड्रॉ करता है, उसको कहते हैं ड्राइंग्स। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? मेजर्स आर द समथिंग ऑन द हैंड, गुड्स, स्पेयर्स एंड द अदर्स आइटम इन द बिजनेस कॉल्ड स्टॉक इन हैंड। अच्छा, जितने भी चीज़ें रहती हैं जिनको हम गुड्स में मेजर कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स में मेजर कर सकते हैं, एक पार्टिकुलर टाइम में बिजनेस में जितनी भी चीज़ें गुड्स अवेलेबल रहती हैं उनको हम स्टॉक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? इन हैंड स्टॉक। चलो, स्टॉक ऑन हैंड दूसरा क्या वर्ड्स होता है? विच आर द लाइंग द अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद में हमने ये देखा कि क्या क्या सामान बिका, क्या क्या सामान नहीं बिका, तो जो सामान नहीं बिका था उसको कहते हैं स्टॉक ऑन हैंड। नेक्स्ट कहते हैं डेटर। इसको डेप्टर लोग कहते हैं, डेप्टर नहीं होता है, ये डेटर होता है। ठीक है, डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं देनदार। ठीक है, एक इंटरप्राइजेस में जिन्होंने कुछ सामान परचेज किया, उसके बदले उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हु हैव टू बी पेड बाई एन इंटरप्राइजेस एज अमाउंट फॉर द प्रोवाइडिंग द इंटरप्राइजेस गुड्स एंड द सर्विसेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, जिनको कुछ पेमेंट किया जाता है, किसके थ्रू? इंटरप्राइजेस के थ्रू पेमेंट किया जाता है, उसको कहते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, अच्छा ये क्या होते हैं? सो इन द बैलेंस शीट एज द सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑन लायबिलिटी साइड्स। ओके गाइज, आजकल के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ेंगे बुक कीपिंग। ओके, सो बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।